नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल। अगर आप यूपीएससी, एनटीए नेट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा अगर आप स्टेट नेट जो होता है आपका वो, या फिर बीए और एमए की तैयारी दर्शन शास्त्र से कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं। हम 2012 से, जी हाँ, 2012 से ऑनलाइन फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं। तो जिस भी किसी विद्यार्थी को आवश्यकता हो वो हमसे बात कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। हमने ऑलमोस्ट इंडियन फिलॉसफी कंप्लीट कर लिया है। जो भी उसका इंपॉर्टेंट सेक्शन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और अभी हम एक नया सेक्शन शुरू करने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि जनवरी मिड तक वो सेक्शन कवर हो जाए, ताकि फिर हमारा रिवीजन चलता रहेगा। तो एक अनटच सेक्शन कह सकते हैं उसको, कि अभी तक हमने उसे नहीं शुरू किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा तरीका अलग है उसको पढ़ने का। तो मैं आज आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगा उसका। चलिए, आज मैं सिर्फ उसका आपको ओवरव्यू दूंगा। पेपर सेकंड की अगर मैं बात करूं, पेपर सेकंड के अंदर अगर मैं बात करूं आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसॉफी की, तो आज हम ये शुरू करने वाले हैं द सोशल पॉलिटिकल फिलोसॉफी। देखिएगा, सोशल, सामाजिक इसको हम कहते हैं, प्लस पॉलिटिकल, जिसको आप राजनीतिक कहते हैं, इनका आपको दर्शन पढ़ना है। रिपीट करता हूं फिर से, इनका आपको दर्शन पढ़ना है। मतलब अगर मैं जब सोशल कहूंगा तो सोशल का मतलब मुझे सोशलॉजी नहीं पढ़ना है, मुझे सोशल फिलॉसफी पढ़ना है। जब मैं राजनीति कहूंगा तो मुझे पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना है, मुझे उसका फिलॉसफी पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कहता हूं फैमिली, सोशियोलॉजी के हिसाब से फैमिली का अलग एक डायमेंशन है, अलग डेफिनेशन है, अलग रिलेवेंस है, सब कुछ अलग है। लेकिन व्हाट इज द फिलॉसफी, दर्शन क्या है, उसका मतलब क्या है, किसका, फैमिली का, वो दर्शन हमें पढ़ना है। मुझे सोशियोलॉजी नहीं पढ़ना है, मुझे पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं पढ़ना है, मुझे अब, या फिर मैं कहूं मुझे पॉलिटिक्स की कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। जब मैं कहता हूं डेमोक्रेसी, जब मैं कहता हूं लोकतंत्र, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि संविधान क्या कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सरकार क्या कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कानून क्या कहता है, मुझे फर्क पड़ता है डेमोक्रेसी के पीछे की फिलॉसफी। डेमोक्रेसी के पीछे फिलॉसफी क्या है, क्यों डेमोक्रेसी लाई गई। हमारा जो सिस्टम है, जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है, जो ह्यूमन, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन, एक सोशल एनिमल है, या सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेसी से बेस्ट कुछ नहीं था। थियोक्रेसी भी हमने देखा था, हमारे पास एक सिस्टम था। मोनार्की भी हमने देखा था। तो फिर डेमोक्रेसी ही क्यों, हमने राजतंत्र देखा, धर्मतंत्र देखा, लोकतंत्र ही क्यों, उसके पीछे की फिलॉसफी। यहाँ आपको फ्रीडम मिलती है, लेकिन फ्रीडम एक्सेस में नहीं मिलती है, फ्रीडम मिलती है कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ। अभी तक क्या था, थियोक्रेसी और मोनार्की के अंदर फ्रीडम नहीं थी, और फ्रीडम थी तो एक लिमिटेड एरिया को थी। लेकिन डेमोक्रेसी में सभी को फ्रीडम दे दी गई, सभी को राइट्स दे दिए गए, सभी को अधिकार दे दिए गए। यही एक बेसिक सोशल स्ट्रक्चर हो सकता है ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए, लेकिन इसकी कमियां भी बहुत सारी है। तो यहां पर जो टॉपिक पढ़े जाएंगे उनको किताबों से नहीं, अपने डेली लाइफ से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी को फिलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है हमें। यहां पर बच्चे गलती करते हैं, सोशल फिलॉसफी में सोशियोलॉजी पढ़ने लग जाते हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी में पॉलिटिक्स पढ़ने लग। क्वेश्चन सिंपल आता है। फॉर एग्जाम्पल,
एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि डेमोक्रेसी जो है राज करने का सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है, लेकिन जो आए दिन की हड़तालें हैं, आए दिन के जो हंगामे हैं, आए दिन की जो समस्याएं हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि डेमोक्रेसी सही नहीं है? डेमोक्रेसी सही नहीं है? बताइए। अब आप इसके लिए अलग-अलग किताबें पढ़ रहे हैं, अलग-अलग बुक्स पढ़ रहे हैं, अलग-अलग ये पढ़ रहे हैं, मेरे जैसे किसी को सुन रहे हैं। फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपने अपने चारों तरफ ये नहीं सीखा कि भैया ये हड़ताल क्यों हो रही है, रियल डेमोक्रेसी क्या होती है, अभी जो देश में चल रहा है वो डेमोक्रेसी है या नहीं है, क्या कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है, पॉलिटिकल प्रेशर इस पर कितना है, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, इंटरनल प्रेशर कितना है, क्यों ये किया जाता है, किस लिए किया जाता है? बिकॉज हड़ताल, हंगामा, ये डेमोक्रेसी की एक ब्यूटी है कि आपको विरोध करने की छूट दी जाती है, क्योंकि आपको जब ये लगता है कि मेरे अगेंस्ट कुछ हो रहा है तो आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। यही डेमोक्रेसी जब शुरू की गई थी उस वक्त यही बातें की गई थी कि डेमोक्रेसी का मतलब हर व्यक्ति बाहर निकलकर ये कहेगा कि साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और उसको ये आजादी है कि वो दुनिया को ये बता सके कि मेरे साथ क्या सही है, क्या गलत है। ये आपके विवेक का प्रश्न है कि आप इसे सही माने या गलत माने। हड़ताल गलत है, जिसको नुकसान होता है हड़ताल उसके लिए गलत है, लेकिन जिसको फायदा होता है हड़ताल उसके लिए फायदेमंद है। मुझे दोनों से फर्क नहीं पड़ता। मैं बात कर रहा हूं फिलॉसफी ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का दर्शन क्या था, लोकतंत्र का दर्शन क्या होता है। लोकतंत्र बात करता है आजादी की। लोकतंत्र बात करता है कि जो व्यक्ति पीड़ित है वो अपनी आवाज उठाएगा, जो व्यक्ति के हक छीने जा रहे हैं वो आवाज उठाएगा। ये अलग बात है कि कौन सा हक सही है कौन सा गलत है, ये पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से घुमाती रहती है, मैं उसके बीच में नहीं घुसूंगा, बिकॉज मैं फिलॉसफी पढ़ रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ रहा। तो जो प्रोटेस्ट होते हैं, हड़तालें होती है, हंगामे होते हैं, ये तो ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है। राजतंत्र में नहीं कर सकते, धर्मतंत्र में नहीं कर सकते, लोकतंत्र में ही कर सकते हैं। लोकतंत्र में ही कर सकते हैं। इट मींस यहां पर जो राजा है वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री नहीं है, आम जनता यहां की राजा है। ये डेमोक्रेसी थी, ये फिलॉसफी ऑफ डेमोक्रेसी थी। अब जब मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि डेमोक्रेसी में हड़तालें ये वो चल रही है, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रही, या फिर ये रियल डेमोक्रेसी तो नहीं लगती, तो आपने सोचा होगा दिमाग में हाँ सर बात तो सही है। लेकिन जब मैंने इसको एलोबरेट किया तो आपने सोचा हाँ यार ये भी सही है। प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा फिलोसफिकल माइंड अपना बनाना शुरू कीजिए। फिलॉसफी कोई नहीं पढ़ा सकता आपको, फिलॉसफी पढ़ाने का सब्जेक्ट नहीं है। फिलॉसफी मीन्स अ प्योर नॉलेज, शुद्ध ज्ञान, दैट्स इट। मैं नहीं पढ़ा सकता, कोई नहीं पढ़ा सकता। जब तक खुद के दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, मेंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ, तब तक आप फिलॉसफी नहीं पढ़ सकते हैं। दिमाग की बत्ती जलाइए। तो हम जब सिलेबस को देखेंगे यहां पर सोशियोलॉजी के अंदर, हम सोसाइटी को देखेंगे, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी और द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड वाइड जितनी भी सोसाइटियां हैं सभी का एक स्ट्रक्चर हम देखने की कोशिश करेंगे, इसका ढांचा किस तरीके से होता है। सोसाइटी के सबसे छोटी इकाई अगर मैं कहूं तो परिवार को माना जाता है, फैमिली को माना जाता है, फिर फैमिली के सगे संबंधी, फिर उनके सगे संबंधी, फिर अड़ोसी पड़ोसी ये वो, और समाज का निर्माण हो जाता है। जैसे मैं कहूं कि एक मकान है, बहुत बड़ा महल है, तो महल की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, उसकी नींव के अंदर लगा हुआ एक पत्थर, वो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। और इसी यूनिट को हम बढ़ाते बनाते 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 मैंने पूरा का पूरा फोर्ट, पूरा का पूरा किला, पूरा का पूरा महल बना दिया, पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा मकान बना दिया। फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा है, फर्क पड़ता है एक एक यूनिट साथ में जुड़ी हुई है। यूनिटी सोसाइटी का एक नेसेसरी कंडीशन है। यूनिटी नहीं होगी तो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो हम पढ़ेंगे सोसाइटी की मीनिंग क्या है, हम पढ़ेंगे सोसाइटी होती क्या है, हम पढ़ेंगे सोसाइटी वर्क कैसे करती है, हम पढ़ेंगे द फिलॉसफी ऑफ अ सोसाइटी, हम पढ़ेंगे द फिलॉसफी ऑफ अ फैमिली, हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फैमिली।
एक परिवार की जिम्मेदारियां क्या होती है, एक परिवार में जो 10 लोग हैं उन 10 लोगों की जिम्मेदारियां क्या है अपने परिवार के प्रति और समाज के प्रति। फिर हम पढ़ेंगे समाज की जिम्मेदारियां क्या है देश के प्रति, और फिर हम पढ़ेंगे देश की जिम्मेदारियां क्या है उस परिवार के प्रति। ये सिस्टम इस तरीके से चलता है, ध्यान रखिएगा। ए की जिम्मेदारी बी के लिए क्या है, बी की जिम्मेदारी सी के लिए क्या है, और फिर सी की जिम्मेदारी ए और बी के लिए क्या है। ये सब चक्र में है, साइकिल है पूरा। मैंने आपको कुछ ज्ञान दिया, आपने किसी और को कुछ ज्ञान दिया, फिर वो हम दोनों को ज्ञान दे रहा है, कन्वेंस हो रहे हैं हम दोनों, हमारा एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है, संवाद चल रहा है, बात चल रही है, वार्तालाप चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। इसी को कहा जाता है स्वास्थ्यवर्धक, ज्ञानवर्धक चर्चाएं, जिनसे आपका दिमाग भी स्वस्थ रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है और ज्ञान हमेशा बढ़ता रहता है। अगर यहां पर एक भी लिंक टूटता है, मैंने आपको अगर ज्ञान देना बंद कर दिया, या आपने मुझसे ज्ञान लेना बंद कर दिया, या फिर आपने आगे उस ज्ञान को डिलीवर करना बंद कर दिया, या फिर जिसको आप डिलीवर कर रहे हैं उसने रिवर्ट करना बंद कर दिया, तो ये चक्र टूट जाएगा। आप फिलॉसफी पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको यूपीएससी को जवाब देना है, यूपीएससी आपका ध्यान रख रही है क्योंकि यूपीएससी को बहुत अच्छे एक अधिकारी चाहिए जो देश को चला सकें। देश आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप बहुत अच्छे अधिकारी बनेंगे क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं और आप देश को संभालेंगे, तो देश आपको उसकी एवज में प्यार भी देगा, पैसा भी देगा, इज्जत भी देगा। ये रिवर्ट हुआ देश का। अगर देश आपको वापस कुछ नहीं दे तो हम तैयारी नहीं करेंगे, बात खत्म, पैसा हजम। तो हर चीज यहां से बंधी हुई है। तभी कहा जाता है ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी मतलब वो प्राणी तो है लेकिन वो समाज के साथ ही रह सकता है। अकेला इंसान कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इंसान का ये स्वभाव है कि वो हमेशा समाज के साथ ही रहता है। समाज मतलब वो कलेक्टिवली ही रहता है, वो हमेशा भीड़ के साथ ही रह सकता है, परिवारों के साथ ही रह सकता है। अगर वो अकेला चला गया तो पहली बात, ना ही तो उसकी वंश वृद्धि हो सकती है, मतलब उसकी पॉपुलेशन नहीं ग्रोथ होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगी तो एक टाइम बाद सब बूढ़े हो जाएंगे, सब मर जाएंगे और उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ह्यूमन ऐसा नहीं चाहता है। इसलिए अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए वो हमेशा समाज में रहना पसंद करता है। और समाज के कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। सेकेंड थिंग, उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल फिलॉसफी। मान लीजिए मैंने कहा कि भैया अगर इलेक्शन में एक ही साथ पूरे इंडिया के इलेक्शन एक ही टाइम पे करवा दूं तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, अलग अलग इलेक्शन होते हैं, अभी तो बड़ी समस्याएं हैं, एक साथ करवा दो ना। तो आप कहेंगे सर बात तो सही है। तो ये कंसेप्ट आ गया, कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए डेमोक्रेसी तो आपने बहुत पढ़ा होगा, छोड़िए इसको। इस क्वेश्चन को अगर मान लीजिए मैं फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं कि एक साथ चुनाव करने में समस्या क्या है। एक साथ चुनाव करने में देखिए समस्या ये है कि कुछ स्टेट्स को एकदम से अपना टेन्योर खत्म करना होगा और कुछ को बहुत सारा बढ़ाना हो सकता है, बढ़ाना पड़े। मान लीजिए आज किसी एक स्टेट के 3 साल बाद इलेक्शन होने हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि सभी इलेक्शन हम तो 1 साल में ही करवाएंगे, तो जो 5 साल के लिए प्रतिनिधि बैठा था उसका टेन्योर आपने खत्म कर दिया, वो इसका अगेंस्ट हो जाएगा। तो एक साथ ये करना पॉसिबल नहीं है, हाइपोथेटिकल है। जो भी हो आप इसको लिखेंगे इस तरीके से। अब अगर इस कंसेप्ट को मैं चेंज करके फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लाऊं तो समस्या क्या है। अलग अलग इलेक्शन होते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है एक स्टेट के इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी की स्टेट गवर्नमेंट्स उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, बहुत सारा पैसा वहां पर इन्वेस्ट करती है, फंडिंग करती है ताकि हमारी पार्टी वहां जीत जाए। अगर वो पार्टी वहां नहीं जीतती है तो बाकी स्टेट जहां से आप पैसा लाए थे वो तो कंगाल हो गए, उन्हें अब आप पैसा देंगे नहीं। ये खिलवाड़ है उन स्टेट्स के लोगों के लिए जो वहां पर रहते हैं। ये आपके डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है कि आप राजस्थान में रहते हैं और पंजाब के इलेक्शंस में आप अपने सारे नेताओं को वहां भेज रहे हैं कि राजस्थान को भाड़ में जाओ, पहले पंजाब जीत के आना है हमें। ये कहीं भी सही नहीं है। तो चीजों को खत्म करना सॉल्यूशन नहीं होता, उन्हें दुरुस्त करिए, उन्हें दुरुस्त कीजिए, उन्हें सही कीजिए, यही सॉल्यूशन होता है। पॉलिटिकल के अंदर अगर मान लीजिए बात करूं कि धर्मतंत्र भी तो एक बहुत अच्छा सिस्टम हो सकता था। धर्मतंत्र में क्या दिक्कत थी, जैसे आईएस की बात करूं वो धर्मतंत्र के ऊपर चलते हैं। बहुत सारे स्टेट्स हैं या बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं वर्ल्ड वाइड जो कि धर्म को एक अपना आधार मानकर आगे बढ़ती है। समस्या क्या है, कोई समस्या नहीं है। धर्मतंत्र भी अच्छा है, लोकतंत्र भी अच्छा है, राजतंत्र भी अच्छा है, तीनों सिस्टम अच्छे थे।
धर्मतंत्र तब तक अच्छा था जब तक राजतंत्र नहीं आया था, राजतंत्र तब तक अच्छा था जब तक लोकतंत्र नहीं आया था, और लोकतंत्र तब तक अच्छा है जब तक कोई नया सिस्टम नहीं आ जाता। जिस दिन आपको सब्स्टिट्यूट मिलना शुरू हो गया कि यार ये नहीं तो ये भी तो हो सकता है, उस दिन आप पिछले वाले को छोड़ देंगे। ये बात फिक्स है। ये प्रकृति का नियम है। मेरे घर में आम के बहुत सारे पेड़ हैं, मैं सुबह भी आम खाता हूं, शाम को भी आम खाता हूं, सुबह रात को भी आम खाता हूं, सर्दी में भी आम खाता हूं, गर्मी में भी आम खाता हूं, 12 महीने आम खाता हूं। क्यों? मेरे पास बहुत सारे आम के पेड़ हैं, अलग अलग टाइम पे उगाए हुए आम के पेड़ हैं। कोई जनवरी में आम देता है, कोई फरवरी में देता है। क्यों? मेरे पेड़, मेरे आम, मैं कभी भी खाऊं। तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक मेरा पड़ोसी आता है, उसके पास अमरूद के बहुत सारे पेड़ हैं। अब मेरा मन करता है यार मैं उसके अमरूद खा जाऊं, और उसका मन करता है वो मेरे आम खा जाए। तो हम दोनों उससे दोस्ती करेंगे, हम हमारे रिलेशन डेवलप करेंगे। वो अपने अमरूद के पौधे मुझे देगा, मैं अपने आम के पौधे उसे दूंगा, और फाइनली जो पौधा सरवाइव कर जाएगा, बाद में दोनों घरों में वही पौधा एग्जिस्ट करेगा। यही सिस्टम सोसाइटी के अंदर चलता है। एक पार्टी आती है क्योंकि दूसरी पार्टी का ऑप्शन नहीं होता, फिर दो पार्टियां आती है, फिर क्योंकि तीसरे का ऑप्शन नहीं, इसलिए दो एग्जिस्ट करेगी। जो पावरफुल होगी वो बड़ी हो जाएगी, जो है थोड़ी कमजोर है वो खत्म हो जाएगी। ये सिस्टम प्रकृति का ऐसे ही चलता था, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता रहेगा। ये द सिस्टम ऑफ सोसाइटी, सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स है। तो इसको हम फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की चेष्टा करेंगे, ध्यान रखिएगा। कल नए साल के मौके पर मैं आपको इसका सिलेबस एनालिसिस करवाऊंगा, और आप सभी को जो नया साल आ रहा है, वैसे तो ये हमारा नववर्ष नहीं है, बट फिर भी आप सभी को शुभकामनाएं। ये कैलेंडर वर्ष है। कैलेंडर वर्ष मतलब केवल कैलेंडर बदलेगा, वर्ष नहीं बदलता है। वर्ष उस वक्त बदलता है इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से या इंडियन सोसाइटी के हिसाब से, जब मौसम में परिवर्तन हो जाता है। सर्दियां जा रही है, बसंत ऋतु आती है, उस वक्त हमारा नव वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि उस वक्त पूरी प्रकृति के अंदर एक रिफ्रेशमेंट होता है। पेड़ पौधों पर नए पत्ते आते हैं, पशु पक्षियों के अंदर जो एक आपकी जो आपका फर होता है, उनका जो चमड़ी होती है वो नई आना शुरू हो जाती है। आपकी जो स्किन है, डेड स्किन खत्म हो जाती है, आपके अंदर एक एनर्जी जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो हमारा नववर्ष ये नहीं है, बट फिर भी आप लोग मानते हैं नहीं मानते हैं उससे मुझे भी नहीं फर्क पड़ता। बट आप सभी को शुभकामनाएं, क्योंकि ये एक कल्चर बना हुआ है, तो मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं ले लीजिए। होना जाना तो कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और जो कैलेंडर वर्ष 2021 आ रहा है, इस कैलेंडर वर्ष 2021 के अंदर आप नए नए मुकाम हासिल करें, नई नई मंजिल हासिल करें, नए नए लक्ष्य बनाएं, उन लक्ष्य के लिए मेहनत करें, और मेहनत के साथ साथ कोशिश करें अपने सपने को साकार करें। अगर सपना साकार नहीं होता है तो दूसरा सपना बना लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी हमारी है, किसी के और की थोड़ी है। तो कल मैं आपको सिलेबस एनालिसिस करूंगा इसका, और तब आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।